हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके आर्ट वर्क यानी भारतीय संविधान पर जो सुंदर सुंदर चित्र सजाए गए हैं उसको लेकर के हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की थी और आज उस सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत 22 पार्ट हैं और उस 22 पार्ट में 18 पार्ट तक हम लोग कवर कर चुके थे। 19 तक 19 तक हम लोग कवर कर चुके थे। पार्ट 20 से लेकर के 22 तक आज हम लोग कवर करेंगे। मैं डॉक्टर आदर्श कुमार आज आपको पार्ट 20 से लेकर 22 के बीच बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से सुंदर चित्रों से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सजाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम लोग पार्ट 20 से। भाग 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। हम लोग जानते हैं कि संविधान में संशोधन का प्रावधान भी किया गया है कि हम लोग संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं। और संशोधन करने के लिए जो चित्र चुना गया है ये आप देखो, हिमालय और आकाश में। इसको और जूम करके दिखाता हूँ आपको। अब हिंदी वर्जन भी हमने ले लिया। पार्ट 20 संविधान का संशोधन, ये हिमालय है और ये अनंत आकाश। क्यों इस चित्र का चुनाव किया गया? एक बात और, आज पार्ट 20 से लेकर के 22 तक जिन चित्रों के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे ये सब प्राकृतिक चित्र हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा जिन चित्रों को अंकित किया गया वो हमारी संस्कृति से और हमारे जो संघर्षों थे उन संघर्षों को कहीं ना कहीं संबोधित करते थे, उनसे जुड़े हुए थे। जैसे गांधी जी का है, सुभाष चंद्र बोस जी का है, रानी लक्ष्मीबाई का है, शिवाजी का है, गुरु गोविंद सिंह जी का है। इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। हमारी संस्कृति, भगवान श्री राम का पुष्पक विमान से आगमन है, श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश है। तो इस तमाम तरीके के चित्रों की हम लोगों ने चर्चा की। अब इसी क्रम में आज अब जिन चित्रों की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ये सारे नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, लेकिन बड़े बोध से युक्त हैं। तो क्या प्रावधान है आप देखो, हिमालय और अनंत आकाश। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ संविधान में संशोधन का तरीका कोई एक नहीं है। संशोधन के दो तरीके अपनाए गए। उसको हम लोग कहते हैं, एक तरीका विशेष बहुमत से है, दूसरा विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन से है। उतना बहुत टेक्निकली नहीं जाएंगे उसको, बस ऐसे समझो सरल शब्दों में। क्योंकि संविधान संशोधन के तरीके पढ़ना पर्पज़ नहीं है, यहाँ पर चित्रों को समझना पर्पज़ है। तो संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको बदलने के लिए, जिनको संशोधित करने के लिए हमें कम से कम आधे राज्यों के समर्थन की जरूरत है। संविधान में संशोधन केवल संसद कर सकती है, लेकिन संसद तब कर सकती है जब कम से कम आधे राज्य सपोर्ट करें। तो ये सबसे कठोर तरीका है और कठोर तरीका है, तो इस कठोरता को अभिव्यक्त करने के लिए हिमालय को चुना गया। हिमालय उस कठोरता को प्रदर्शित करता है। और ये अनंत आकाश है। आकाश का जो अनंत विस्तार है और इसकी सरलता है, यह दर्शाता है कि संविधान संशोधन कुछ सरल तरीके से भी हो सकता है। हमारे यहाँ संविधान में संशोधन करने का दूसरा तरीका है विशेष बहुमत। इसमें राज्यों के समर्थन की जरूरत नहीं है। लेकिन एक तीसरा तरीका है जिसमें हम संविधान में परिवर्तन तो कुछ कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, लेकिन उस चेंज को हम लोग अमेंडमेंट का नाम नहीं देते, संविधान संशोधन का नाम नहीं देते। यानी कि हम वो परिवर्तन ऐसे लाते हैं जैसे कानून बनाते हैं। जैसे संसद कानून बनाती है वैसे ही परिवर्तन कर सकती है। जैसे एक बड़ा पॉपुलर सा एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की, जजेस की संख्या बढ़ानी है। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जजेस की संख्या थी 7 और एक चीफ जस्टिस, यानी 7+1। अब 2024 में जो जजेस की कुल संख्या है वो हो चुकी है 33+1, यानी एक चीफ जस्टिस और 33 अदर जजेस। ये नंबर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इसका मतलब यह है कि जब जब समय समय पर नंबर बढ़ाया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया, लेकिन इसको हमने संशोधन नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ये इतना सरल तरीका है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि संसद केवल कानून बदलकर इसको चेंज कर सकती है, तो इसको संविधान संशोधन ही नहीं कहते, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। तो इस सरलता को प्रदर्शित करने के लिए अनंत आकाश का उपयोग किया गया है। इस संगम को प्रदर्शित किया गया है पार्ट 20 में। आर्टिकल 368 है, उतनी गहराई में हम लोगों को पढ़ना यहाँ पर हमारा उद्देश्य नहीं है। अब आते हैं पार्ट 21, भाग 21।
बड़ा विवादित रहा है बहुत दिनों तक। क्यों, अभी आप समझ जाओगे। ये कहता है टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान। अब इसमें मरुभूमि दिखाई गई है, मरुस्थल है, डेजर्ट है, दिखाया गया है। कैसे, थोड़ा जूम करते हैं इसको, है ना, हिंदी में आते हैं और जूम भी करते हैं। पार्ट 21 है, अस्थायी तथा अंतरकालीन उपबंध या संक्रमणकालीन प्रावधान। अब इसमें ये पूरा मरुस्थल दिखाया गया है, मरुस्थल में लोगों की आजीविका दिखाई गई है, ये ऊंट दिखाए गए हैं, कैमल्स दिखाए गए हैं, ये पूरा मरुभूमि का चित्र दिखाया गया है। क्यों ऐसा किया गया? पार्ट 21 क्या है पहले समझते हैं। पार्ट 21 में ऐसे प्रावधानों को लिखा गया है जो टेम्पररी हैं, यानी केवल कुछ समय के लिए लागू होंगे, हमेशा के लिए नहीं। जैसे आर्टिकल 370 इसी पार्ट का हिस्सा था, इसीलिए 2019 में इसको डाइल्यूट कर दिया गया, लगभग खत्म कर दिया गया, इसके अस्तित्व, इसके महत्व को खत्म कर दिया गया, क्योंकि टेम्पररी था, परमानेंट प्रोविजन नहीं था, अस्थायी समय के लिए था। क्यों? क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों के लिए जरूरी समझा गया तो शामिल कर लिया गया। अब वो परिस्थितियां खत्म हो गई, अब वो जरूरत नहीं है तो उसको खत्म कर दिया जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो मरुभूमि का जो चित्र चुना गया वो इसीलिए चुना गया क्योंकि मरुभूमि में जीवन बड़ा कठिन होता है, बड़ा पेयजल की उपलब्धता नहीं होती, सिंचाई के जल की उपलब्धता नहीं होती, मौसम बड़ा कंडीशन बड़ी एडवर्स होती है। तो मरुभूमि को इसीलिए चुना गया कि अगर ऐसी कंडीशन है कहीं भी, हमारे देश के किसी भी राज्य में कहीं ऐसी कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन के लिए हम उन राज्यों के लिए कुछ अस्थायी तौर पर प्रावधान कर सकते हैं। तो ये अस्थायी तौर पर किए जाने वाले प्रावधानों का हिस्सा है। जैसे आज महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के बारे में प्रावधान किए गए हैं, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के बारे में प्रावधान किए गए हैं, ये इसी भाग में है, आर्टिकल 370 में है। नागालैंड के नगा हिल्स और त्वेंसांग हिल्स के बारे में प्रावधान किए गए हैं, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में किए गए हैं, सिक्किम के पहाड़ी एरिया के विषय में किए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के विषय में किए गए हैं इत्यादि। तो कुछ अस्थायी तौर पर प्रावधान है, लेकिन वो अस्थायी हैं, संक्रमणकालीन है, इसीलिए तो ये पूरा पार्ट अस्थायी प्रावधानों के लिए समर्पित है, मरुभूमि से अंकित है। डेजर्ट यहाँ पर इसी बात को प्रदर्शित करने के लिए अंकित किया गया है कि जहाँ स्थितियाँ विषम होंगी उनके लिए अस्थायी प्रावधान का एक हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन में होगा, जिससे अच्छे तरीके से उसे लागू किया जा सके। अब आते हैं पार्ट 22, सबसे अंतिम भाग कॉन्स्टिट्यूशन का। देखो इसमें लिखा है पार्ट 22 भाग 22, शॉर्ट टाइटल संक्षिप्त नाम, कमेंसमेंट लागू होना यानी प्रारंभ होना, रिपील्स यानी निरसन होना यानी खत्म होना। तो केवल इतने ही प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है, इतना ही छोटा सा पार्ट है जितना आपको दिख रहा है विजिबल। अक्षर की अल्फ़ाबेट्स की विजिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होगी, मुझे पता है, क्योंकि बहुत पुराना डॉक्यूमेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो इतने संक्षेप में दिखाने पर विजिबिलिटी नहीं आएगी, जूम करके ही दिखाने पर विजिबिलिटी आएगी। तो अब इसमें समुद्र और जलयान, ओशन और शिप, इसका चित्र अंकित किया गया है। क्यों? चलो आगे थोड़ा इसको जूम करते हैं। पार्ट 22 है, देखो संक्षिप्त नाम अभी जो हमने बताया, प्रारंभ यानी कब से लागू होगा, निरसन। एक तरीके से है कहें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। 3 ही आर्टिकल हैं इसमें। 393 कहता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का नाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा, भारत का संविधान होगा। 394 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू होगा, हमें पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये डेट मेंशन कहाँ है, यहाँ मेंशन है 394 में। आर्टिकल 394 बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया वो प्रियम्बल बताता है। 395 बताता है कि जैसे ही ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा वैसे ही जो अंग्रेजी काल के कानून थे जिसके आधार पर भारत की शासन व्यवस्था चलती थी, 35 वाला कानून, 47 वाला कानून, वो खत्म हो जाएंगे। बस इतनी सी बात इस पार्ट में की गई है और यही कॉन्स्टिट्यूशन हमारा समाप्त हो जाता है। पार्ट का प्रावधान, इसके बाद फिर शेड्यूल शुरू हो जाते हैं, अनुसूचियां शुरू हो जाती हैं, लिस्टिंग की गई है कुछ चीज़ों की, उनको शेड्यूल कहते हैं। तो फिलहाल वो अलग बात है, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, पार्ट की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। अब इस पार्ट में समुद्र का चित्र बनाया गया, इसको थोड़ा और जूम करते हैं। चित्र, 2 चित्र हैं यहाँ पर। एक देखो ये शिप है, ये शिप है, पार्ट 22 के ऊपर बनी है, और
ये समुद्र है और समुद्र में इस शिप को दिखाया गया है। 2 चित्र इस पर अंकित हैं, 2 चित्र इस पर सजाए गए हैं। समुद्र है और समुद्र में शिप है। क्यों है ऐसा अंकन? इस चित्र को क्यों चुना गया? यानी ये सारे प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं ये तीनों भाग में। यहाँ पर इस चित्र को इसलिए चुना गया, इसलिए अंकित किया गया क्योंकि इस पूरे भारत देश की विशालता के लिए, हमारा भारत देश का जो विस्तार है वो हिमालय से लेकर के और हिंद महासागर तक है। हिमालय से और हिंद महासागर तक है, जिसको हिंदुस्तान कहते थे। हिमालय का ही और हिंद महासागर, तो हिंदुस्तान, तो ये हिंदुस्तान था। हिमालय से और हिंद महासागर तक का स्थान था, इतना बड़ा विस्तार था। और इस देश को भारत नाम दिया गया। इसको भारत कहते हैं हम लोग। भारत क्यों कहते हैं? भा और रथ, भा का मतलब होता है प्रकाश, लाइट। रथ मतलब होता है लगे रहना, निरंतर। तो ये ऐसे लोगों की धरती है जो निरंतर प्रकाश में लगे रहते हैं। अब प्रकाश में लगे रहते हैं, इसका मतलब क्या है? प्रकाश कहाँ से आता है? प्रकाश का मतलब लाइट जलाना नहीं है। प्रकाश का मतलब है ज्ञानोदय, ज्ञान का प्रकाश। तो भारत की भूमि ज्ञान की धरती मानी जाती है। ये माना जाता है यहीं से सारा प्रकाश पूरे विश्व में फैला है। स्वाभाविक सी बात है कि जो पाश्चात्य दर्शन है, अगर आप उस पाश्चात्य दर्शन की तह में जाएं तो आप पाएंगे कि वो पाश्चात्य दर्शन भारतीय दर्शन से ही प्रेरित और प्रभावित रहा है। पाश्चात्य दर्शन की शुरुआत सुकरात, प्लेटो के चिंतनों से होती है, यूनानी चिंतन से होती है। और जब हम लोग यूरोप का इतिहास खंगालते हैं, जिसके रिटर्न साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि भारतीय साक्ष्यों को तो कोई मानता ही नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है। हर आदमी सवाल उठा देता है, यहाँ के लोग भी उठा देते हैं। तो जो यूरोप का इतिहास है, वहां पर यह लिखा गया है कि उस समय यूनान और भारत से व्यापार हुआ करता था, उस जमाने में जब यूनान था। इसीलिए ये कहा गया था कि जब प्लेटो ने अपना चिंतन दिया यूनान में, जिसे पहला दार्शनिक, राजनीति विज्ञान का पहला दार्शनिक कहा जाता है, तो कहा जाता है प्लेटो ने भी भारत की यात्रा की थी और भारत से ही वेदांत की शिक्षा ग्रहण की थी। फिर यूनान गया था, तब उसने अपने चिंतन का विस्तार दिया था और चिंतन उपजाया था। और प्लेटो को पहला राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है, जिसके गुरु सुकरात थे। तो भारत ज्ञानोदय की धरती है, भारत ज्ञान की धरती है, हमेशा ज्ञान की धरती रहा है। इसलिए भारत नाम है इसका, इसलिए भारत नाम है। अब आर्टिकल 1 में लिखा गया है, भारत और इंडिया दोनों नाम लिखे गए हैं फिलहाल। तो ये जो विस्तार दिखाया गया है, समुद्र दिखाया गया है, समुद्र भारत की इसी विस्तार का प्रतीक है। ये विस्तार हर क्षेत्रों में है। भारत का भौगोलिक विस्तार भी है, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक है। ये भारत के ज्ञान के विस्तार को भी दिखाता है, जो चतुर्दिक है, चारों दिशाओं में फैला हुआ है। और ये दिखाता है, ये शिप इस बात का प्रतीक है कि हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम एक कोने से दूसरे कोने तक, समुद्र जैसे विस्तार में एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी तय कर सकते हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे देश के इस विस्तार को पूरी तरीके से संबोधित करता है, पूरी तरीके से एड्रेस करता है। देश के हर कोने कोने का कॉन्स्टिट्यूशन है। सारी तरीके की विविधताओं, हमारा देश भौगोलिक विविधताओं से युक्त है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी है, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है। जितने भी प्रकार की विविधताएं हैं, उन सारी विविधताओं को भी एड्रेस करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। पर पूर्ण है अपने आप में, और हमारी सरकार की नैया को पार कराने वाला है, हम सब की नैया को पार कराने वाला है। तो ये प्राकृतिक दृश्य के रूप में समुद्र और जलयान का चित्र इसमें अंकित किया गया है। तो पार्ट 20 से लेकर के 22 तक ये प्राकृतिक दृश्यों को चुना गया है, जिन्हें संविधान में उकेरा गया है बड़ी खूबसूरती के साथ। यानी अगर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इस मूल कॉपी को अगर अपने हाथ में रखें, जो नहीं मिलती, उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि बिना इन चित्रों के कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश होता है और हमें मिलता है पढ़ने के लिए, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेहद खूबसूरत है।
राइटिंग्स में भी बेहद खूबसूरत है। इसका आशय ये है कि लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का संविधान, और सरकार के संचालन से संबंधित कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन एड्रेस ना करता हो, इसलिए खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर इसको दूसरे नज़रिए से देखें तो बहुत सुंदर सुंदर चित्रों से सजाया गया है, जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती में चार चांद लगाया है। और ये जो भी साज सज्जा की गई है, ये सारी साज सज्जा हमारी भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय चिंतन और विविधता को समेटे हुए इन सब को संबोधित करती है। तो इतना महान और इतना व्यापक दृष्टिकोण का है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। कमियां भी कुछ रह जाती हैं या आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसके एडवर्स, उसके अगेंस्ट हम उन सारे बातों पर यहाँ पर दृष्टिपात नहीं करेंगे, उन सारी बातों पर चर्चा नहीं करेंगे। हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस केवल कॉन्स्टिट्यूशन के सुंदर चित्रों के बारे में अपनी समझ विकसित करना था, ये जानना था क्योंकि ये बातें आपको शायद पता भी होंगी या नहीं होंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने चित्र बनाए गए हैं और कितने सुंदर चित्र बनाए गए हैं। तो पर्पस यही था कि आप हमारी इस धरोहर को जानें, हमारी इस धरोहर को समझें। तो इस पार्ट 22 के साथ आज से हमारा ये लेक्चर और आज से ये हमारी सीरीज यहीं ख़त्म होती है। फिर किसी नए टॉपिक और किसी नए सीरीज के साथ फिर हम लोग मुलाकात करेंगे किसी दूसरे लेक्चर में। हाँ, अगर आपकी कोई आपकी कोई प्रॉब्लम है या आपका कोई क्वेश्चन है या आप कुछ चाहते हैं इस संदर्भ में जानना समझना, तो आप मुझे अवश्य मैसेज भेज सकते हैं। मैं उसे अवश्य संज्ञान में लूँगा और उस पर आपको आंसर अवश्य करूँगा। तो आज की इस सीरीज़ को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।